हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बिहाइव बुक के चैप्टर 4 को, जिसका टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर में हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पैरा 1 से। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी की एक सिटी उल्म में हुआ था। आइंस्टाइन जब छोटे थे तब उनके अंदर ऐसा कोई साइन नहीं था कि वो बड़े होकर इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। उल्टा उनकी माँ को यही लगता था कि आइंस्टाइन एक वीक बच्चे हैं। यदि सिंपल भाषा में कहा जाए तो आइंस्टाइन नॉर्मल बच्चों की तुलना में एक बहुत ही एबनॉर्मल बच्चे लगते थे। पैरा नंबर 2। जब आइंस्टाइन 2.5 साल के हो गए तब भी वो कुछ बोल नहीं पाते थे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर बात को 2 बार रिपीट करते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब आइंस्टाइन को समझ ही नहीं आता था कि उन्हें उनके साथ क्या करना चाहिए, इसलिए बाकी बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। और बस यही कारण था कि ज़्यादातर टाइम आइंस्टाइन अकेले खेलते थे, वो भी मैकेनिकल टॉयज़ के साथ। एक बार की बात है, अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखकर आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है पर इसके पैर कहाँ हैं। पैरा नंबर 3। एक बार आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के पापा से कहा कि ये चाहे कोई भी प्रोफेशन अपनाए पर ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र से ही वायलिन सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। बाद में आइंस्टाइन अपने लाइफ टाइम के लिए वायलिन को शौकिया तौर पर बजाते रहे। पैरा 4। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। वो म्यूनिच में हाई स्कूल में शिफ्ट हो गए और उन्हें लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले थे। आइंस्टाइन को अपने स्कूल की बस एक ही चीज़ पसंद नहीं थी, और वो थी वहाँ की एक्सट्रीम डिसिप्लिन। जब आइंस्टाइन 15 साल के हुए तब उन्हें वहाँ के माहौल में इतना ज़्यादा सफोकेशन फील होने लगा कि उन्होंने स्कूल को ही छोड़ दिया। नेक्स्ट पैरा में मूव करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1। इन पैरा 2, फाइन but where are her wheels? What does wheel indicate in this statement? Question 2. Einstein took which instrument as a hobby? Guitar, flute, violin or piano? Question number 3. What do you mean by for good in para number 4? इनके आंसर्स फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं, और हाँ, इनके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, अब आते हैं पैरा नंबर 5 पे। पिछले साल ही एल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान नाम की जगह पर शिफ्ट हो गए और एल्बर्ट को रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। काफ़ी डिस्कशंस के बाद आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि वो जर्मन स्पीकिंग सिटी स्विट्ज़रलैंड में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल था। पैरा नंबर 6 एंड 7। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत अच्छे थे, एकदम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड की तरह। स्कूल फिनिश करने के बाद आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिच के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, लेकिन सिर्फ साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें उन्हें मन लगता था। उनका मन तो किसी और में भी लगता था, और वो थी उनकी एक क्लासमेट जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, जिन्हें आइंस्टाइन एक क्लेवर स्टूडेंट समझते थे, एंड ही वॉज इन लव विथ हर। मिलेवा इस यूनिवर्सिटी में इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिच यूनिवर्सिटी उन गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ विमेन को डिग्री मिलती थी। आइंस्टाइन ने मिलेवा को एक फ्रेंड सर्कल में देखा था जो कि फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट थे। फिलिस्तीन वैसे लोगों को कहा जाता है जिन्हें आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। आइंस्टाइन की तो इनसे कट्टर दुश्मनी चलती थी। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, और इनके लव लेटर्स भी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की भाषा में होते थे। हाँ, फनी ना। एक लेटर में आइंस्टाइन मिलेवा को लिखते हैं कि मुझे कितना प्राउड फील होगा जब हम दोनों मिलकर हमारे वर्क को, जो कि रिलेटिविटी पे थी, उसे शानदार तरीके से दुनिया के सामने लाएंगे। पैरा नंबर 8। 1900 में 21 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे। उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, प्राइवेट टीचर के रूप में भी काम किया। फाइनली 1902 में उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम मिला, और ये ऑफिस बर्न नाम की जगह पर मौजूद था। जब लोगों को ये लगता था कि आइंस्टाइन उनके इन्वेंशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आइंस्टाइन एक्चुअली में अपने खुद के आइडियाज़ को सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे। यहाँ तक कि
आइंस्टाइन जिस डेस्क पर काम करते थे उसके ड्रॉवर को उन्होंने ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स का भी नाम दे दिया था। पैरा नंबर 9, 1905 में आइंस्टीन का एक फेमस पेपर आया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस कभी एब्सोल्यूट नहीं होते। यहाँ तक कि अगर हम 2 घड़ी लेते हैं जिनमें सेम टाइम सेट किया गया हो और एक घड़ी दूसरी घड़ी की तुलना में तेज ट्रैवल कर रही हो तो उनके जर्नी के बाद वो सेम टाइम शो नहीं करेंगे। उन्होंने मास और एनर्जी के रिलेशनशिप को शो करने के लिए एक बहुत ही फेमस फार्मूला डिराइव किया, E = mc², where E stands for energy, m stands for mass and c stands for speed of light in vacuum। पैरा नंबर 10, जब आइंस्टाइन फिजिक्स के सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे तब उनकी पर्सनल लाइफ में अलग ही भसड़ मची थी। आइंस्टाइन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी। उनकी मदर के अकॉर्डिंग मिलेवा आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी और साथ ही वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी, तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये दोनों फ्यूचर में साथ नहीं रह पाएंगे, इसीलिए उन्होंने उस वक्त शादी नहीं की। पैरा 11, लेकिन फिर 1903 में जनवरी में उन्होंने शादी कर ली। उनके 2 बेटे भी हुए, लेकिन कुछ ही सालों में उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आने लगे। मिलेवा अपने एम्बिशन से दूर होती जा रही थी और बहुत ही अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी। बहुत सालों के कांस्टेंट फाइटिंग के बाद फाइनली 1919 में इनका डाइवोर्स हो गया और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा से दोबारा शादी कर ली। पैरा नंबर 12, आइंस्टाइन की नई लाइफ के शुरुआत के साथ ही उनका फेम भी बढ़ने लगा। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करवाया, जिसमें ग्रेविटी के एक न्यू इंटरप्रिटेशन को बताया गया। 1919 में हुए एक सोलर एक्लिप्स ने उनके थ्योरी को सही प्रूव कर दिया। आइंस्टाइन ने करेक्टली इस चीज़ को कैलकुलेट कर दिया था कि सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से स्टार से आ रही लाइट किस हद तक डिफ्लेक्ट होगी। न्यूज़पेपर्स में उनके वर्क को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की उपाधि दी गई। पैरा नंबर 13, 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। उन्हें हर जगह सम्मान दिया गया। वो पूरी दुनिया का एक जाना माना चेहरा बन गए। पैरा नंबर 14, जब 1933 में जर्मनी में नाजीज पावर में आए तो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए। 5 सालों के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई तब बहुत सारे अमेरिकन साइंटिस्ट नाराज हो गए। उनमें से बहुत सारे लोग फैसिज्म से बचने के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए, जैसा कि आइंस्टाइन ने किया था। फैसिज्म एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का वो तरीका है जिसमें गवर्नमेंट को एक डिक्टेटर रूल करती है और वही डिक्टेटर लोगों के लाइफ को भी कंट्रोल करता है, और इस सिस्टम में लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को डिसएग्री नहीं कर सकते। और जितने भी लोग जर्मनी छोड़कर जा रहे थे उन सबको यही डर लग रहा था कि कहीं नाजीज उन एटम बॉम्ब्स को बनाकर उनका यूज़ न कर ले। पैरा नंबर 15, एक कलीग के आग्रह करने पर आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक सीक्रेट लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने वार्न किया था कि अगर इस तरह के एक सिंगल बॉम्ब को अगर एक पोर्ट पर गिराया जाए तो वो ना सिर्फ उस पोर्ट को बर्बाद करेगा बल्कि आसपास के टेरिटरी को भी बर्बाद कर देगा। उनके वर्ड्स को अमेरिका वालों ने अलग ही तरीके से ले लिया और अपना खुद का एक एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिया और उसे जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में गिरा दिया। पैरा नंबर 16, एटॉमिक बॉम्ब से जिस हद तक डिस्ट्रक्शन हुआ था उसे आइंस्टाइन हिल गए थे। इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पब्लिक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को प्रपोज किया, लेकिन इस लेटर का यूएन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अगले 10 वर्षों में आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। वो एक कैंपेन चलाने लगे जिससे कि पूरी दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो सके। पैरा नंबर 17, 1955 में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तब उन्हें जितनी पहचान साइंटिफिक जीनियस के रूप में मिली उतनी ही पहचान एक विजनरी वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी मिली। तो ये थी आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी। एंड में आप सबों के लिए एक सवाल, वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? अपने अपने आंसर्स मुझे कमेंट करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।